हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर। तो आइए काम शुरू करते हैं। मान लें कि एक होलोस्फीयर है आपके पास, इसकी मास मान लें कुछ भी मान लो, कैपिटल ए मास है इसकी रेडियस मान लें ए। पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है वो पॉइंट स्फीयर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। तो अभी कहीं तो लेना पड़ेगा मुझे, अभी मैं दिखा देता हूं बाहर। मान लें ये पॉइंट पी है बाहर, सेंटर से आर दूरी पे। अब आर मान लो रेडियस से बड़ा रहा। पहले भी इनमें जिस तरह की डिस्कशन अभी करने वाला हूं क्लास में, वैसा सिमिलर डिस्कशन करा है मैंने जब मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था होलोस्फीयर से। तो अगर आप वो वीडियो देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो आपको चीजें जानी पहचानी से मिलेंगी। आइए देखिए, अगर वही आर अगर ए से बड़ा है, ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है मतलब पॉइंट बाहर, और आर अगर ए से कम है मतलब पॉइंट अंदर, तो कंडीशंस लगा के पॉइंट को अंदर बाहर कर सकते हैं अपन। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। मान लो जैसे पोटेंशियल के टाइम पे कहते हैं एग्जैक्टली वैसे ही थीटा एंगल पे जाके, ये होलोस्फीयर है ना, मतलब कि मास इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से थीटा एंगल पे जाके ये गए थीटा एंगल पे, ये ऐसा यहां से थीटा एंगल पे गए और घूम गए, तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये लेकिन अब इतने से काम नहीं होगा, ये तो एक लाइन है ना, और यहां पे मास लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रिंग जैसा। यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड, होलोस्फीयर में सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, होलोस्फीयर मतलब मास सारा सरफेस पे है, इसलिए एरिया चाहिए हमें। तो मैं यहां से थीटा से डी थीटा एंगल थोड़ा सा और घूम गया, थोड़ा सा एंगल डी थीटा, बहुत स्मॉल है वो, आपको नजर आए इसलिए इतने में दिखा रहा हूं मैं। तो यहां से डी थीटा एंगल और घूम गए, ये जो एंगल है ये है डी थीटा, ये। और फिर से एक बार ये डी थीटा एंगल और घूमे यहां से, और ये घूम गए पूरा। तो एक पट्टी जैसा स्ट्रक्चर में एक रिंग मिल जाएगी, एक रिंग जैसी पट्टी मिल जाएगी आपको, ये कुछ ऐसा। ये अब मुझे इस रिंग से इस वाले, ये बना है कुछ इस तरीके से, ये स्फीयर है, एक रिंग मिली है आपको यहां पे। ध्यान से देखना, ये थीटा एंगल पे गए, एक लाइन दिया, एक सर्कल जैसा मिला हमें, और डी थीटा और बढ़ के एक और, तो एक पट्टी मिल गई आपको यहां पे, कुछ पट्टी की थिकनेस ये रही और ये मिल गई पट्टी। और इस रिंग से यहां पे एक्सिस पे एक पॉइंट है पी, जहां पे मैं फील्ड निकालूंगा, बाद में इंटीग्रेट करूंगा। इस वाले पॉइंट मान लो ये पॉइंट है ये, इसमें और इसमें थिकनेस कितनी होगी रिंग की, रेडियस कितनी है ए, ये एंगल कितना है डी थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू आर में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब ये थिकनेस हो जाएगी आपकी ए डी थीटा। और मान लो ये पॉइंट है ए आपका, तो इस पॉइंट से ये जो दूरी है पी की, वो मान लेते हैं जेड। तो एक रिंग है, ये रिंग, ये आपको दिखाने के लिए बनाया मैंने, ऐसा बनाया, ऐसा ये रिंग मिली है यहां पे, और पेरिफेरी से जो डिस्टेंस है वो है जेड। फिर यहां पहले जो पट्टी मिली हमें यहां पर, ये जो पट्टी दिख रही है आपको, पहले मैं इस पट्टी की मास निकाल लो, कितनी, इस रिंग की मास निकाल लो। तो पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, रिंग कुछ ऐसा है ना आपका, ये इसकी रेडियस कितनी होगी रिंग की। जो बंदे पोटेंशियल पढ़ के आए उनको लग रहा हो कि ऐसा तो हमने पोटेंशियल ही पढ़ा था, इसलिए वैसी एनालिसिस है ये। थीटा, ये रेडियस ए, देखो ये रेडियस ए, ये थीटा की, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आगे ए साइन थीटा। तो रिंग की जो रेडियस है वो है ए साइन थीटा, और इसकी जो थिकनेस है, जो थिकनेस है यहां से यहां तक, वो कितनी है, ए डी थीटा। अब मैं मान लो कि काट के इसको फैला दूं, तो ऐसी एक पट्टी नजर आएगी, है ना।
मुझे बहुत लिखना मिटाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ आता है तो वीडियो पॉज करके डायग्राम नोट कर लें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये सर्कमफेरेंस कितना हो गया इसका 2/r, मतलब 2 पाई a sin थीटा, ये सर्कमफेरेंस। और ये थिकनेस कितनी AD थीटा, मतलब एरिया ऑफ रिंग कितनी आ गई भाई, एरिया ऑफ रिंग आ गई यहां से, ये पट्टी की लेंथ इनटू वेट, मतलब आ गया 2 पाई a sin थीटा इनटू a d थीटा, ये आ गया 2 पाई a इनटू a स्क्वायर sin थीटा d थीटा, ये आ गई एरिया ऑफ रिंग। तो मास ऑफ रिंग निकाल सकते हैं अपन, निकालें प्लीज मास ऑफ रिंग। ये जो पट्टी नजर आ रही है रिंग वाली, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो रिंग की मास निकालिए, तो यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पर है, सरफेस पे। तो मास पर यूनिट एरिया निकाल दो और इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे स्फीयर का मास कितना m, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना 4 पाई r स्क्वायर। तो ये है मास यूनिट एरिया में, तो इतने एरिया में कितनी मास मल्टीप्लाई कर दें इनटू 2 पाई a स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, मतलब ये वैल्यू आप काट पीट लें तो 2 पाई 2 या 4 पाई a स्क्वायर कट गया, तो आ गया m/2 साइन थीटा डी थीटा। ये रिंग की मास, इसे dm मान लो, स्मॉल मास dm। अब जरा ध्यान से देखिए आप कि ऐसी तो बहुत सारी रिंग्स हैं, मतलब यहां से इस वाले पार्ट से स्टार्ट होगी, छोटी रिंग छोटी बड़ी 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 फिर छोटी होती 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 फाइनली यहाँ। तो ऐसी तो बहुत सारी रिंग्स हैं यहाँ पे होलो स्फीयर में। तो मैं एक रिंग उठा लूं, उससे फील्ड निकाल लूं और इंटीग्रेट कर दूं सबके लिए, तो कहानी हो जाएगी पूरी। अब जरा ध्यान दीजिए, इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से, जो रिंग है आपकी, इसकी वजह से पॉइंट पी पे कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, निकाल सकते हैं ना अपन, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये पॉइंट पी, रेडियस आर मान लो ए है ये, तो इस वाले पॉइंट पे मान लो अगर ये जेड है, जेड को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एंगल है मान लो अल्फा। मैंने इसके जस्ट पहले जो वीडियो पोस्ट किया है वो ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अ रिंग, आप वहां पे देख सकते हैं कि पॉइंट पी पे ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला था gm/z स्क्वायर कॉस अल्फा। ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि पेरिफेरी से डिस्टेंस अगर z हो, पेरिफेरी वाली लाइन अगर एक्सल लाइन से अल्फा एंगल बना रही है, तो ये है आपकी ग्रेविटेशन फील्ड gm/z स्क्वायर कॉस अल्फा। यहां पे रिंग की मास dm है जो हमें मालूम है, यहां पे पेरिफेरी से डिस्टेंस z है, अभी मालूम नहीं है क्योंकि बहुत सारी रिंग्स होंगी। रिंग यहां वाला है तो z, यहां से आगे बढ़ोगे कुछ और मिलेगा, तो z वेरिएबल है, हम काम करेंगे इस पे। फिलहाल इस रिंग की बात करें अगर, तो पेरिफेरी से डिस्टेंस मालूम है, रिंग की मास मालूम है, और ये वाला जो एंगल है अल्फा, तो मान लेते हैं अल्फा, बाद में काम करेंगे इस पे भी। तो हम निकाल सकते हैं फील्ड यहां पे। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिखा है कि रिंग की मास अगर m हो और पेरिफेरी से डिस्टेंस z हो, ये एंगल अल्फा, तो ये है फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट पी पर। और आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए और आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप पिछले वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग, वहां आपको ये मिल जाएगा। चलिए लौटते हैं टॉपिक पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द स्मॉल रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग, डी नाम दे देता हूं उसे मैं, डी ई कितनी होगी जी डीएम, रिंग की मास है डीएम अपॉन जेड स्क्वायर, जी रिंग की मास डीएम, ये पेरिफेरी से डिस्टेंस जेड, और ये एंगल अल्फा, तो कॉस अल्फा। ध्यान देना प्लीज। और यहां से लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, डीएम की वैल्यू मालूम है, रिंग की मास मालूम है m/2 sin थीटा डी थीटा, रखते हैं प्लीज। ये आ गया g m/2, z इसको तो पहले है ही, sin थीटा डी थीटा कॉस अल्फा। ये देख लो आप, डीएम की जगह लिख दिया m/2 sin थीटा डी थीटा।
वेरिएबल तो अल्फा, यहाँ पे जो काफी सारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे अल्फा भी है। रिंग अगर यहाँ से, अगर यहाँ पे रिंग लेके यहाँ पे छोड़, यहाँ पे रिंग लोगी तो अल्फा कुछ और मिलेगा, यहाँ पे रिंग लोगे तो अल्फा कुछ और मिलेगा। अल्फा, जेड, थीटा सारे वेरिएबल्स हैं। हम एक एक करके काम करते हैं इस पे। आइए, कोसाइन फॉर्मूला फ्रॉम कोसाइन फॉर्मूला। मैंने इस फॉर्मूला की चर्चा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टाइम पर भी करी थी, और मैथ्स के आज छोटा सा फॉर्मूला है ये ट्रिगोनोमेट्री का, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है? एंगल कोई सा भी लो, ट्रायंगल ले लो, ओ ए पी, ओ ए पी, ये ट्रायंगल ओ ए पी, थीटा के सामने कौन सा साइड है? जेड, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जो एडजेसेंट साइड है उनका स्क्वायर, तो एडजेसेंट में ये है ए रेडियस और ये है आर, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। ये फॉर्मेट कहलाता है कोसाइन फॉर्मूला, पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। डिफरेंशिएट कर लें अगर, तो जेड स्क्वायर का आ गया 2z, z किसी के रेस्पेक्ट में कर लो 2z, ए स्क्वायर का 0, आर स्क्वायर का 0, ए रेडियस है वो कांस्टेंट, आर पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से जहां पे वो पूछ रहे हैं फील्ड, तो जाहिर है वो भी कांस्टेंट, माइनस 2ar cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं अपन? z के रेस्पेक्ट में, मतलब ये हो गया d थीटा अपॉन dz। मुझे चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो आप जल्दी से वीडियो पर आपकी चीजें नोट करें, जहां तक अभी हमने लिखा है आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से, ध्यान देना। मतलब ये वैल्यू आ गई, वहां से अगर यहां लिखूं मैं, तो 2z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2ar साइन थीटा डी थीटा अपॉन dz, 2 कैंसिल, dz इधर कर दूं मैं तो आ गया z dz, और ar भी नीचे कर दूं, तो z dz अपॉन ar इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। देखो मेरा मोटिव क्या, मैं कैसे काम को बढ़ा रहा हूं आगे। मैंने रिंग ले ली, रिंग का मास निकाल लिया, रिंग से हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दी, लेकिन परेशानी ये है कि इस फॉर्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, थीटा भी, अल्फा भी और जेड भी। तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करने जाएंगे तो परेशानियां होंगी, उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए काम कर रहा हूं मैं, इसमें से एक में कामयाब हो गया मैं। देख लो उधर साइन थीटा डी थीटा, जहां पे आपको ये नजर आ रहा है उसके देखिए आप जेड के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो एक वेरिएबल तो कम हुआ। अब आओ फिर से देखो, आगे फिर से कोसाइन फॉर्मूला अगेन। अब कौन सा वेरिएबल इसमें? अल्फा है ना। फिर से कोसाइन फॉर्मूला लगाइए, तो अल्फा के सामने ट्रायंगल ओ ए पी देखना जरा, ट्रायंगल ओ ए पी, अल्फा के सामने कौन सी साइड है? ये रेडियस वाली, तो लिख सकते हैं अपन कोसाइन फॉर्मूला से ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू आर कॉस अल्फा। ये फॉर्मेट है कोसाइन फॉर्मूला का, मतलब कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2zr, ये टर्म इधर कर दिया, ए स्क्वायर उधर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर लेके आ गए 2zr cos अल्फा, 2zr नीचे ये आ गई cos अल्फा। तो ये मान ले, इसे मान लेता हूं फर्स्ट, ये मिली आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे मान लेता हूं सेकंड, इसकी वैल्यू उठा के रख दूंगा फर्स्ट में, और इसे मान लेता हूं थर्ड। कॉस अल्फा की वैल्यू भी यहां से उठा के उस फॉर्मूले में रख देंगे अपन, काम आसान हो जाएगा। तो जल्दी से आप चाहे वीडियो पॉज करके यहां तक की सारी चीजें नोट कर लें, और इसके बाद मैं काम बढ़ाता हूं आगे। फर्स्ट में सेकंड और थर्ड की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, तो d इज इक्वल टू मिल गया यहां से gm अपॉन
2z², ये था sin थीटा डी थीटा, sin थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू आ गई z dz अपॉन AR, z dz अपॉन AR। और फिर क्या है cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू ये रही z² प्लस r² माइनस a² अपॉन 2z r। अब आप देखिए कि अभी जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको वहां पे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है z, तो हमने थीटा और अल्फा ये जो दो वेरिएबल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। अब आइए कहानी, ये एक स्टेप हमने एक हर्डल क्रॉस करा, कहानी थोड़ी सी बाकी अभी भी है, ध्यान दो। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वीडियो देखकर आए हैं तो इसके बाद जो कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं वो आपकी जानी पहचानी सी है, आप इससे वाकिफ हैं। पहले काटा बेटी कर लो, जो कट्टा पट्टा काट लो, जैसे कि z और z यहां से ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया d इज इक्वल टू gm अपॉन जो कांस्टेंट से बाहर निकाले 2 और 2, ये आ गया 4 और a तो कांस्टेंट है ही, और r इंटू आर, ये आ गया r²। ध्यान से देखना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ये, 4r² और बच गया अंदर में z² प्लस r² माइनस a² डिवाइडेड बाई z² dz। z² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं अगर, तो d इज इक्वल टू मिल गया gm अपॉन 4ar², z² अपॉन z² 1 प्लस r² माइनस a² बाई z², ये dz। अब अगर आपको नजर आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि अरे अब तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया, r और a तो कांस्टेंट है ही, तो ये बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 dz, तो dz का इंटीग्रेशन z, और 1 बाई z², ये तो कांस्टेंट है ना ऊपर वाला, तो उसका इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई z। बिल्कुल सही सही आप सोच रहे हैं, इंटीग्रेट ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो आइए इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अब पॉइंट इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या रखें, पॉइंट अगर अंदर होगा तो लिमिट्स कुछ और, पॉइंट अगर बाहर होगा तो लिमिट्स कुछ और, इसके कौन सोचते हैं, आ जाइए। तो ये मैं पहले भी पोटेंशियल के टाइम पर डिस्कस कर चुका हूं मैं, लेकिन चलो एक काम करो, पहले मैं इंटीग्रेट उसी वक्त करूंगा, पहले पॉइंट देख लेते हैं। आओ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मान लेते हैं पॉइंट P जो है वो है बाहर में, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड, पॉइंट अगर बाहर में है, तो पॉइंट अगर बाहर में है तो मुझे यहां से यहां तक का रिंग्स कवर करने हैं। तो अगर आप थीटा, ध्यान से देखना जरा, ये जो रिंग मिल रही है थीटा एंगल पे मिल रही है, थीटा अगर घटा के 0 कर दोगे लगभग से तो यहां पहुंच जाओगे, यहां वाली रिंग मिलेगी, और थीटा बढ़ा के 180 कर लोगे तो यहां वाली रिंग मिल जाएगी, है ना। तो ये ध्यान दो, ये ए पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा जब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। हमने ये जो रिंग ली है, हमने ये ली वो थीटा एंगल पे, हमें तो रिंग यहां से लेनी शुरू करनी है और यहां तक आना है। तो जब यहां से शुरू करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 0, और जब बिल्कुल एंड पे आकर के रिंग उठाओगे तो थीटा यहां से बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी 180। थीटा 0 यहां पे, और वही पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये पहुंच जाएगा यहां पे जब थीटा की वैल्यू होगी 180। ये जो पॉइंट ए है यहां पर है, अगर यहां थीटा एंगल पे रिंग लिया हमने, और ये बढ़ते बढ़ते जब यहां पे पहुंचोगे तो ये पॉइंट ये ऐसा 180 पे यहां पहुंच जाएगा इस वाली जगह पे, और P है बाहर में, पॉइंट P है बाहर में। अब आइए, तो मतलब इनिशियली यहां से स्टार्ट करेंगे तो A से P की दूरी है ना Z, ध्यान दें इस इंटीग्रेशन में, इस फॉर्मूले पे जो Z नजर आ रहा है, Z है क्या बेसिकली, वो है A से P तक की दूरी। ये
तो इनिशियली शुरुआत में ए से पी की दूरी कितनी है? ये है आपका सेंटर, यहां से ये दूरी कितनी है? सेंटर से पॉइंट पी की दूरी है आर। हमें ए से पी की दूरी देखनी है, तो यहां से ये है आर, इसमें से ये घटा दो, तो जेड ए से पी इनिशियल, आई लिख दिया मैंने इनिशियल के लिए, तो ये वैल्यू आ गई आर माइनस ए। और फाइनली बात करें अगर फाइनली, तो जब यहां पे फाइनल मतलब यहां पे, तो जब यहां पे 1 डी पहुंच गया तो यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहां से ये अगर ले जाओ इधर, फाइनल डिस्टेंस, तो z फाइनल मिल जाएगा, इतनी दूरी है r प्लस इतनी रेडियस भी ऐड हो गई, तो z फाइनल मिल जाएगा r प्लस a। मैंने ये बातें पहले भी आपको पोटेंशियल के टाइम पे डिटेल में समझाई है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जब यहां पे रिंग लो, सारी रिंग्स लेनी ना आपको स्फीयर की, तो यहां का रिंग लोगे, अभी तो रिंग ली मैंने थीटा एंगल पे, यहां का रिंग लेना है तो थीटा घटाते यहां पहुंच जाएंगे आप, तो यहां का रिंग एकदम छोटी सी रिंग पॉइंट जैसी, तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे a से दूरी जो है p की वो z है, तो z इनिशियल जब यहां पे स्टार्ट करोगे आप, तो ये हो जाएगी दूरी r माइनस a, ये दिखाया मैंने। और जब रिंग कवर करते करते यहां तक पहुंचाओगे, तो ये जब यहां पे पहुंचेगा तो ये तो r e प्लस a, तो फाइनल z की वैल्यू कितनी होगी? r प्लस a। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट डिसाइड करने में गलती कर देंगे तो इंटीग्रेट तो हो जाएगा लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। अब जल्दी से इसे आप इंटीग्रेट कर दें, इसको मान लो मैं फर्स्ट मान लू, इसे नाम दे देता हूं फर्स्ट, इसे जल्दी से आप इंटीग्रेट कर दें। आइए इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन डी gm बाई 4a r स्क्वेर इंटीग्रेशन 1 प्लस r स्क्वेर माइनस a स्क्वेर बाई z स्क्वेर dz। ये इंटीग्रेशन है z के रेस्पेक्ट में, z की इनिशियल वैल्यू r माइनस a, फाइनल वैल्यू r प्लस a। अब इंटीग्रेट करने आइए, d का इंटीग्रेशन e gm बाई 4a r स्क्वेर 1 इंटू dz, dz का इंटीग्रेशन z, और r a तो कांस्टेंट है, 1 बाई z स्क्वेर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई z, तो आ गया माइनस r स्क्वेर माइनस a स्क्वेर अपॉन z। लिमिट है r माइनस a से r प्लस a। ध्यान देना, अब आपको बस यहां पे लिमिट्स रखनी है, तो लिमिट्स रख दें प्लीज। लिमिट्स रखिए r माइनस ए और r प्लस ए। मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं आपकी कॉपी में लिखा होगा तो रेफर करना जब मैं दोबारा लिखूंगा, ध्यान दो। ये आप लिमिट्स रखते हैं, आ जाइए। तो ये आ गई यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड E इज इक्वल टू gm बाई 4a r स्क्वेर, gm बाई 4a r स्क्वेर, पहले अवर लिमिट r प्लस a दोनों जगहों पे, यहां पे z की जगह r प्लस a और माइनस r स्क्वेर माइनस a स्क्वेर बाई r प्लस a। दोनों जगहों पे z की जगह रख दिया r प्लस a, माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट, तो माइनस साइन दिया, लोअर लिमिट है r माइनस a, फिर माइनस साइन दोगे यहां पे, फिर माइनस साइन दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा r स्क्वेर माइनस a स्क्वेर बाई r माइनस a। माइनस साइन देखिए लोअर लिमिट देंगे तो एक माइनस पहले ही हो गया प्लस, और z की जगह r माइनस a। अभी काट पलट करके देखो क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू आ गया gm अपॉन 4a r स्क्वेर r प्लस a, ये डिवाइड करेंगे तो r माइनस a इंटू r प्लस a, r प्लस a कट जाएगा तो बच जाएगा r माइनस a माइनस r माइनस a, और r माइनस a कट गया तो बच जाएगा r प्लस a। ये
तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ गई GM अपॉन 4AR²। काटपीट करके देख लें क्या क्या बचता है, क्या क्या कटता है, R माइनस R कैंसिल, खत्म, माइनस R प्लस R, ये भी खत्म, A माइनस माइनस प्लस है 2A, माइनस माइनस प्लस है 3A, प्लस ये आज सब जोड़ घटाने के बाद आ जाएगा 4A, और 4A आएगा, 4A काट देंगे अगर, तो ये आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू GM अपॉन 4, सिर्फ R, GM अपॉन R²। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड, वो लिख दिया मैंने आउटसाइड के लिए, मतलब के स्फेरिकल शेल के बाहर के किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए आपको, तो इतनी मेहनत करने के बाद ये रिजल्ट है अपने सामने। और आप देखें जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल के टाइम पे जो बोला था वही चीज दोबारा से बोल रहा हूं मैं, कि आप यहां से स्फेरिकल शेल से r डिस्टेंस पे अगर बाहर में पॉइंट है तो ये निकली फील्ड। तो अगर मान लो कि शेल हटा के इसी पॉइंट पर m मास का एक पॉइंट साइज पार्टिकल रख देते तो r डिस्टेंस पे फील्ड निकालते तो भी वही आती है आपकी, है ना। मतलब अगर स्फीयर को बाहर से देखते हैं तो हमेशा उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि स्फीयर भूल जाएं आप और मान लें कि एक पॉइंट साइज का पार्टिकल है जो अपने सेंटर पे रखा है, तो अगर ये स्फीयर भूल जाते और मान लेते कि उतने ही मास का एक पॉइंट साइज का पार्टिकल उसके सेंटर पे रखा है तो r डिस्टेंस पे वही फील्ड आती, तो शेल से आई फील्ड आपकी, शेल मतलब वही हॉलो स्फीयर, है ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्फीयर को जब भी हम बाहर से देखते हैं तो चाहे पोटेंशियल निकालना, पहले ये बात मैं पोटेंशियल के टाइम पे भी कर चुका हूं आपसे मैं, कि स्फीयर को अगर आप बाहर से देखेंगे तो बाहर से देखने पे आपको फील्ड निकाले, अभी फील्ड निकाला, या पोटेंशियल निकाले, पहले निकाल चुके हैं अपन, दोनों का फॉर्मूला वैसे ही कुछ आएगा जैसे कि स्फीयर ना होके एक पॉइंट साइज का पार्टिकल हो उतनी ही मास का जो उसके सेंटर पे रखा है। तो ये फील्ड आ गई आउटसाइड द स्फीयर। अब मैं आता हूं स्फीयर के अंदर, तो आप चाहे जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। अब मैं स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे देखता हूं फील्ड। केस नंबर 2, if point P is inside the sphere, जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर में है। देखिए वही डायग्राम जो भी बनाया, थोड़ा सा फील के लिए एक बार फिर से बना देता हूं मैं। ये पॉइंट P यहां पे है, ठीक है, और ये सेंटर से ये जो दूरी है पॉइंट P की वो है R, सेंटर से ये दूरी है R और देखो R रेडियस से कम है, मतलब कि ये पॉइंट स्फीयर के अंदर में है। तो अगर इसी को अगर बनाए जो बनाया था मैंने, A पॉइंट यहां पे होगा जब थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और A पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा जब थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, और जो पॉइंट P है आपका वो है सेंटर से, ये पॉइंट P यहां पे सेंटर से R दूरी पर, ये तो A से P के बीच की डिस्टेंस शुरुआती थीटा 0 के लिए ये है Z इनिशियल, कितना हो जाएगा, A से P तक की दूरी लेनी है ना, आप यहां पे निकालोगे पॉइंट A रहता तो ये होती दूरी आपकी Z, डेरिवेशन सारा तो वैसे ही होता है जैसे क्या हमने अभी तक, रिंग के एक्सिस पे तो पॉइंट है ये, तो शुरुआत में Z की वैल्यू कितनी होती है, यहां से यहां तक A है और इतना है R, देखो यहां से यहां तक रेडियस A और इतनी है R, तो घटा दोगे तो क्या आ जाएगा A माइनस R, और जब रिंग कवर करते 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 यहां पहुंच जाओगे तो Z की फाइनल वैल्यू मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी, ये है आपका Z फाइनल, ZF, F और फाइनल, तो इतना R और इतना रेडियस A, मतलब क्या हो जाएगा A प्लस R। तो जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया था यही था ना फर्स्ट, ये तो उसको इंटीग्रेट, ये तो मैं अपने रेफरेंस के लिए आपकी कॉपी में लिखा था, ये फर्स्ट, इसी को इंटीग्रेट किया था मैंने, फिर से इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट, इसलिए नहीं मिटाया था मैंने कि मुझे इतना याद थोड़ी रहेगा। अब ये था फर्स्ट आपका,
D इज इक्वल टू GM अपॉन 4AR स्क्वेयर 1 प्लस R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर बाई Z स्क्वेयर DZ। ये फर्स्ट की वैल्यू थी। इसी को इंटीग्रेट किया था हमने, लिमिट्स यहां वहां करी तो पॉइंट बाहर, लिमिट्स यहां वहां करी तो पॉइंट अंदर, यही तो था, यही है ना। अब लिमिट्स देखिए, z की इनिशियल, अगर पॉइंट अंदर है तो z की इनिशियल वैल्यू कितनी है, a माइनस आर, अगर फाइनल वैल्यू कितनी है, a प्लस आर। तो इंटीग्रेट करते हैं, डी का तो इंटीग्रेशन खैर e आ गया, gm बाई 4a आर स्क्वेयर 1 इंटू dz का इंटीग्रेशन z मिलेगा, z स्क्वेयर का -1 बाई z, तो माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई z, लिमिट है a माइनस आर से a प्लस आर, लिमिट रख दें, e इज इक्वल टू आ गया gm अपॉन 4a आर स्क्वेयर। ध्यान दो, पहले अपर लिमिट a प्लस आर, जहां जहां पे z है वहां पे a प्लस आर, फिर माइनस साइन देखिए, लोअर लिमिट तो माइनस साइन दिया, और लोअर लिमिट है a माइनस आर, तो रख दो यहां पे a माइनस आर, और यहां पे माइनस साइन देंगे, माइनस ऑलरेडी है तो आ गया प्लस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई ए माइनस आर। डिवाइड काटपिट कर लें तो ये फील्ड की वैल्यू आ गई जीएम अपॉन 4AR स्क्वेयर, संभालना a प्लस आर, पहला टर्म तो है a प्लस आर, माइनस इसे लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, आर प्लस ए नहीं, a प्लस आर या आर प्लस एक ही बात है, तो आर प्लस ए कट जाएगा तो बच जाएगा इसमें r माइनस ए। तीसरे वाले टर्म में क्या है, माइनस a माइनस आर, इधर लिख देता हूं, बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, तीसरा वाला टर्म है माइनस a माइनस आर, ये माइनस a माइनस आर, और ये देखना जरा थोड़ी सी चीज है, ये है r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो ऊपर में है r माइनस ए और नीचे में a माइनस आर, मतलब काटोगे तो माइनस एन आ जाएगा। फिर से सुनो, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसे लिख सकते हैं r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, r माइनस ए ऊपर में और नीचे a माइनस आर, काटोगे तो -1 रह जाएगा, मतलब बच जाएगा माइनस r प्लस ए। E इज इक्वल टू आ गया GM बाई 4AR स्क्वेयर, काटपिट कर लें अगर, a माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2a माइनस a माइनस a 0 a खत्म, r माइनस r खत्म 0, माइनस माइनस प्लस r और प्लस r माइनस r खत्म, मतलब कि ये पूरा 0 ही हो गया भाई, r भी सारा कट गया, ये भी कट गया, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहां से आ गई EIN लिख देता हूं, इनसाइड आ गई ग्रेविटेशन फील्ड 0। देखें यहां, हॉलोस्फेयर के अंदर में किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड 0, और हॉलोस्फेयर के बाहर के किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड वैसा ही जैसा एक पॉइंट साइज पार्टिकल का होता है, जो भी देखा था हमने। तो इसको सम अप करते हैं इस रिजल्ट, आप तो जल्दी से आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सारा का सारा नोट कर ले, मैं दोनों रिजल्ट को इकट्ठा लिखूं अगर, तो जो फाइनल रिजल्ट है अपना वो रहा कुछ ऐसा। ध्यान दे प्लीज, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड में है GM अपॉन आर स्क्वेयर, GM अपॉन आर स्क्वेयर, यह है R ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सॉरी बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर भी वैसे ही मिलेगा। जब ड्रॉपर्स की बैचेस पढ़ाते हैं अपन, तो ड्रॉपर्स में ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि फॉर्मूले सब मिलते जुलते हैं एक जैसे। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे रिजल्ट ग्रेविटेशन में पढ़े थे वैसे रिजल्ट एकदम आ रहे हैं, वो डिट्टो उठ के आ रहे हैं, बस कुछ टर्म्स चेंज होंगे। अंदर में फील्ड कितनी? 0। आर लेस देन ए के लिए फील्ड 0। तो अगर सरफेस पे पूछे तो सरफेस मतलब आर इज इक्वल टू ए, इक्वालिटी यहां पर है। सरफेस तो आप यहां पर रेडियस रख दे जीएम अपॉन ए स्क्वायर। सरफेस के अंदर गए शेल के तो अंदर गए तो 0, अंदर में नहीं है भैया फील्ड। मतलब ग्राफ ड्रॉ करें अगर, ग्रेविटेशन फील्ड और यह डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो जब तक रेडियस नहीं आता तब तक फील्ड 0 है इसी एक्सिस पर। जैसे ही रेडियस आया तो फील्ड यहां पे मिलेगी। कितने फील्ड मिलेगी? जीएम, रेडियस पे आ गए तो आर इज इक्वल टू ए रखोगे तो क्या मिलेगा? जीएम अपॉन ए स्क्वायर। तो होलो स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां मिलेगी? सरफेस पे। सरफेस के बाद आर बढ़ाते जाओगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये ऐसा आर इनफाइनाइट रखोगे तो एनीथिंग बाय इनफाइनाइट 0, मतलब फाइनली जाके ये कहीं इंफिनिटी पे इसको टच करेगी। तो यहां पर है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और अंदर में E क्या है? 0। तो ये है प्लॉट इसका। और ये जो बाहर में जो प्लॉट आपको जो कर्व नजर आ रही है बाहर में, मैथमेटिकली ये कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर नहीं कहना चाहिए, हाइपरबोलिक कर्व है ये है हाइपरबोलिक कर्व। तो ये की सारी पूरी कहानी हॉलोस्फीयर के लिए। मैं हॉलोस्फीयर के पोटेंशियल से डायरेक्ट हॉलोस्फीयर की फील्ड निकाल सकता था। एक ट्रिक टेक्निक है अपने पास। मैं अभी आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में रिलेशनशिप है, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वहां निकाल के बताऊंगा अभी मैं। वो एक ट्रिक होती जरूर से, तो आप निकाल सकते हैं, और मैं कहूंगा कि उसे आप याद जरूर रखें। लेकिन ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस अगर आपको करना आ गया तो नए किस्म के जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए मैं आज हॉलोस्फीयर के सेशन यहीं पर एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।